Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 5 Industries. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with major industries. Three important industries हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसे फीडर इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री और फीडर इंडस्ट्री, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस रेडी करती हैं। ठीक हुई बात। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज बेसिक और फीडर इंडस्ट्री। इन्हें बेसिक इंडस्ट्री, फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑपरेशन ऑफ अदर इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्रीज इनके ऊपर ही बेस करती हैं अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। वो जो प्रोडक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज आर यूज एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्री। जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका एक्चुअल में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कौन ही करती है? हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, कार बना रहे हैं या आप टू व्हीलर बना रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? आयरन। आयरन कौन देगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है। अगर आप अलमीरा बना रहे हैं तो अलमीरा बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आयरन। तो आयरन कहाँ से आएगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से। तो ऑल इन ऑल जितनी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं उनके बेसिक रॉ मटेरियल कौन देता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? फीडर और बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को बच्चा हम हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो रॉ मटेरियल होता है बहुत ही बल्कि बहुत ही हैवी होता है। जैसे आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, आयरन और कोल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो आयरन का भी वेट ज़्यादा होता है बच्चा, आयरन ओर का भी वेट ज़्यादा होता है, सॉरी आयरन नहीं, आयरन ओर का भी वेट ज़्यादा होता है, कोल का भी वेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो ये हैवी है। इसका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो भी हैवी होता है। अब अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या क्या देना पड़ेगा आपको? आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, लेबर, कैपिटल, इसके अलावा थोड़ा बहुत दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। फिर रिफाइनिंग आयरन और स्मेल्टिंग इट इन अ ब्लास्ट फर्नांस। बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नांस होते हैं इस तरीके के, जहां पर हम आयरन ओर की क्या करेंगे? रिफाइनिंग। और जब वो रिफाइन हो जाएगा तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आप आयरन और लें, उसमें मैग्नीज, कोल का यूज़ करेंगे, ब्लास्ट फर्नांसिस में उसको सबको डालेंगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? स्टील। जैसे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके ओर से, पहले तो आपको आयरन ओर मिलेगा, उस आयरन ओर से आप लोग क्या बनाएंगे? आयरन। और वो जो आयरन होगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? पिग आयरन। आफ्टर द आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, जैसे ही ओर से आपको आयरन मिल गया, जो मोल्टन आयरन होगा उसको पहले हम ठंडा करेंगे, मोल्ड में डाल देंगे, मोल्डेड, और उसे क्या बना लेंगे? पिग आयरन। फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें फिर से रिमूव करना है, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? प्योर आयरन। अभी हमें मिला है पिग आयरन। अब पिग आयरन से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्योर आयरन। फिर इसमें कुछ अमाउंट में कार्बन मिक्स करेंगे, किस में? प्योर आयरन। ये तो हमें क्या मिल जाएगा? स्टील। फिर से देखो, आयरन ओर से मिला आयरन जिसे हमने कहा पिग आयरन। पिग आयरन से हमने इम्प्योरिटीज़ को दूर किया तो हमें मिल गया आयरन। अब इस आयरन में हम थोड़ा सा कार्बन ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा स्टील। ठीक है। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ कहाँ पर आपको मिल जाएंगी? जहाँ पर कोल माइंस भी होंगी। ठीक है। अब कोल का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जितना आयरन ओर का, तो जहाँ दोनों चीज़ें अवेलेबल हो गई वहाँ पर आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बना सकते हैं। ठीक है। यूएसए में बहुत सारे स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, जैसे अलाबामा, पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन, शिकागो, गैरी। यूरोप में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है। कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट्स? यूके, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, यूक्रेन, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला।
तो देखो, अगर मैं यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में कौन-कौन से सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं? यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, लक्समबर्ग, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, यूक्रेन। ये सब किसका पार्ट हो गया स्टूडेंट्स? यूरोप का। अब इसके बाद हम आएँगे, इसके अलावा कहाँ-कहाँ पर है? पहले हमने यूएसए देखा, नॉर्थ अमेरिका देखा, फिर यूरोप देखा, अब हम देख रहे हैं रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, जापान, ये भी दूसरे आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आयरन एंड स्टील छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में आयरन ओर के बहुत बड़े रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप आयरन स्टील इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, कुछ तो हैं भी। मेन सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील के, वो हैं जमशेदपुर, जिसको पहले साक्षी कहा जाता था, साकची, ठीक है, जहाँ पर हमारा टेस्को एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। टेस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पर ही लोकेटेड था? साकची। फिर साकची का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जमशेदपुर। बोकारो, कुल्ती, भिलाई, रौरकीला, दुर्गापुर, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, सालेम, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। अब हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। टेक्सटाइल का मतलब होता है बच्चा वूवन फैब्रिक, कपड़ा, है ना। अब रॉ मटेरियल क्या चाहिए टेक्सटाइल को? रॉ मटेरियल चाहिए या तो कॉटन चाहिए बच्चा, या तो जूट चाहिए, या वूल चाहिए। तो जूट और कॉटन चाहिए, तो जूट और कॉटन तो आपको किससे मिल जाएगा स्टूडेंट्स? प्लांट से। अगर वूल और सिल्क चाहिए तो वूल और सिल्क किससे मिल जाएगा आपको? एनिमल से। तो जो रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो आपको या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। पर आजकल कुछ आर्टिफिशियल फैब्रिक भी आने लग गए हैं, जिनके लिए हम सिर्फ प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चा। चलो, प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स। एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वूल और सिल्क, ये हमें नेचुरल फाइबर देते हैं। सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है। क्या? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। कॉटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर फाइबर है, ठीक है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आया। फ्लाइंग शटल आई बच्चा 1773 में, फिर कार्डिंग मशीन आ गई 1748 में, फिर स्पिनिंग म्यूल आया 1779 में। और वो काम जो पहले हाथों से होता था और बहुत ही टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, अब थ्रू दिस मशीन वो इजीली आप कर पा रहे हैं। किसकी हेल्प से? फ्लाइंग शटल की हेल्प से, कार्डिंग मशीन और स्पिनिंग म्यूल की हेल्प से। फिर बहुत सारे डेवलपमेंट और हुए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। पावर लूम आ गया, जिसने प्रोडक्शन की प्रोसेस को इजी भी बना दिया और फास्ट भी कर दिया। आज 3 टाइप की मील आपको मिल जाएंगी। स्पिनिंग मील्स जो कि यार्न प्रोड्यूस करती है, वीविंग मिल्स जो क्लॉथ बनाती हैं, ठीक है, और कंपोजिट मिल्स जो यार्न भी बनाती हैं और क्लॉथ भी बनाती हैं। पहले अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आता है राइट डाउन द 3 टाइप ऑफ मील्स, व्हाट विल यू राइट? स्पिनिंग मील्स जो यार्न प्रोड्यूस करेंगे, वीविंग मील जो क्लॉथ प्रोड्यूस करेगी, और कंपोजिट मील जो यार्न भी प्रोड्यूस करेगी और क्लॉथ भी प्रोड्यूस करेगी। अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें हम तो वो यूएसए, यूके, चाइना, इंडिया, रशिया, जापान, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, इटली, इजिप्ट, हर जगह है। हर जगह नहीं, मतलब इतनी सारी जगह पर है। हमारे इंडिया का टेक्सटाइल तो एंशिएंट टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज, डच, ये सब इंडिया आए हमारे क्लॉथ और हमारे स्पाइसेस की वजह से थे। चलो चलो चलो, तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली लोकेटेड थी कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कानपुर। कानपुर बोले तो यूपी है ना, कोलकाता, नागपुर, शोलापुर, इंदौर, कोयम्बटूर, दिल्ली। कानपुर यूपी में है, तमिलनाडु तो आपको पता ही है स्टेट है, महाराष्ट्र पूरा स्टेट, गुजरात स्टेट, कोलकाता वेस्ट बंगाल, नागपुर महाराष्ट्र, इंदौर एमपी। इतनी सारी जगह पर हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हमारे जो ये तो मैंने भी अभी 8th क्लास
का जो पेपर बनाया है उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, आप लोग भी ध्यान से पढ़ें कि जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो इंडिया में मुंबई में आई, कब आई? 1854 में। कॉटन टेक्सटाइल मिल was set up in Mumbai in 1854। और जो मुंबई है वो लार्जेस्ट सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, है ना, इसीलिए हम इसे कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। ये भी मैं पूछ सकती हूँ 1 मार्क में, विच सिटी इज नोन एज कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, तो व्हाट विल यू राइट? मुंबई। किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर आई? मुंबई में। कब आई? 1854 में। उसके बाद आता है भाई हमारा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल इंडस्ट्री है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है साइंस, साइंस विच यूजेस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आईटी इंडस्ट्री, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये वर्ड रेफर करता है साइंस को। अब कौन सा साइंस? वो साइंस जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करे, कंप्यूटर को यूज़ करे और इंफॉर्मेशन को मैनेज करे। वेरी नाइस डेफिनेशन। The term information technology refers to the science which use software and computer for management of information। information को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को की हेल्प से मैनेज करना इंफॉर्मेशन को, इसकी ही साइंस को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस करती है, प्रोटेक्ट करती है, सिक्योर करती है, स्टोर भी करती है, रिसीव करती है, रिट्राइव करती है। पहले प्रोसेस करेगी इंफॉर्मेशन को सेफ जोन में रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी, सिक्योर करेगी, स्टोर करके रखेगी, कहीं जब चाहिए हो तो रिट्रीव भी करेगी और रिसीव भी करेगी। कौन? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो साइंस है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वो साइंस है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को मैनेज करती है, फिर डेटा को प्रोसेस करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, सिक्योर करेगी, स्टोर करेगी, लेगी भी और देगी भी। जो इंडस्ट्रीज़ है जो सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएट करती है, द इंडस्ट्रीज दैट आर एसोसिएटेड विथ आईटी इंक्लूड्स कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, टेलीकॉम, इंजीनियरिंग एंड ई कॉमर्स। इन सब से मिलजुल के बनती है आईटी। आईटी के अंदर क्या आएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, टेलीकॉम, इंजीनियरिंग एंड ई कॉमर्स। जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है बेटा, अगर हम कोरोना पीरियड में गूगल मीट में जूम पे क्लासेस लगा पाए तो वो किस वजह से ही, अगर यूट्यूब में वीडियो बना पा रहे हैं तो वो किस वजह से ही? आईटी इंडस्ट्री की देन है वो, है ना। आईटी ने इसको बहुत आसान बना दिया है कि अब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर इन अ वेरी चीप कॉस्ट। साइंटिफिकली एडवांस्ड एप्लीकेशंस आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। इंटरनेशनल नहीं तो वर्ल्ड में नॉलेज वर्ल्ड को पूरी तरह रिवोल्यूशनराइज ही कर दिया है। आज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपके मोबाइल में ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वर्चुअल क्लासरूम्स क्रिएट हो गए हैं, लर्निंग टूल्स डिज़ाइन हो गए हैं। मेन फैक्टर है जो आईटी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करता है वो है अवेलेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेटेड लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। जो मेजर आईटी हब्स हैं वो है सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया का और बेंगलुरु इन इंडिया। अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री की तो शुगर एक बच्चा बहुत एसेंशियल आइटम है। आप चाय पियो, कॉफ़ी पियो, दूध पियो या तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, मिल्क, वो आपका माज़ा हो, लिम्का हो, कोको कोला हो, फूड में खीर खा लो, मिठाई खा लो और क्या आइसक्रीम खा लो, सब में तो शक्कर होती है, शुगर होती है ना। चलो, तो फूड हो, बेवरेज हो, दोनों के प्रोडक्शन के लिए शुगर एक इम्पॉर्टेंट आइटम है। स्वीट्स बनाना हो, कन्फेक्शनरी बनाना हो, बेकिंग प्रोडक्ट, केक, पेस्ट्री बनाना हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना हो, सब में ही शुगर चाहिए। शुगर मिलती है हमें 2 सोर्सेस से, एक होता है शुगर केन और एक होता है शुगर बीट। ठीक हुई बात? दुनिया में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर अगर किसी चीज़ से बनाई जा रही है तो वो किससे? शुगर कैन से, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में इजीली ग्रो हो जाते हैं। शुगर बीट को आप टेम्परेट रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। शुगर केन ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो हो जाते हैं और शुगर बीट टेम्परेट रीजन में, जैसे कि यूएस,
और यूरोप में आप शुगर बीट को ग्रो कर सकते हो। इंडिया में शुगर कैन अच्छे से ग्रो हो जाता है। चलो, जो जूस होता है शुगर कैन का या शुगर बीट का, उसको पहले स्क्वीज आउट, पहले शुगर केन और शुगर बीट से जूस को निकालते हैं, ठीक है। स्क्वीज आउट मतलब निचोड़ते हैं, एंड प्रोसेस इनटू रॉ शुगर, और फिर उससे रॉ शुगर बनती है, विच इज़ देन रिफाइंड इनटू रेंज ऑफ शुगर। फिर वो रेंज ऑफ शुगर में रिफाइन की जाएगी। डिफरेंट टाइप की रिफाइंड शुगर मिलती है, जैसे कि वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर, सिरप शुगर, ट्रियकल syrup, castor sugar, brown sugar, white sugar. These are few examples of sugars. इसका बाय प्रोडक्ट भी होता है। आप लोगों ने जैसे गन्ने का रस पीने गए होंगे ना, शुगर केन जूस पीने हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मशीन की एक साइड से तो जूस निकल रहा होता है, जहाँ पर वो जो शॉप ओनर होता है वो आपको जूस निकाल के ग्लासेस में भर भर के दे देता है। एक एंड पे आप देखते हैं बच्चा, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा होता है, जिसको वो बड़े बड़े सैक्स में भर के रख देते हैं, बोरों में भर के रख देते हैं, है ना। तो जो बाय प्रोडक्ट होता है शुगर इंडस्ट्री का, उसे भी हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। इसे बेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेसिस। इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन देखना। बेगास, क्या बोलते हैं इसको बेटा? बेगास, ठीक है। मैंने 2 बार गलत बोला। इसको का सही प्रोनाउंसिएशन है बेगास। बॉयलर ऐश निकलती है, फ़िल्टर मड होती है, मोलासिस होते हैं, प्रेस मड होती है, एथेनॉल होता है। ये सब इसके बाय प्रोडक्ट हैं, ठीक है। फिर मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, ब्राज़ील, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, पाकिस्तान, मेक्सिको, थाईलैंड, पाकिस्तान, मेक्सिको, कोलंबिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएसए। इंडिया में जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यूपी और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 1, 2, 3, 4, 5, only 5 state names you have to learn: यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और मेजर वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, थाईलैंड। दिस मच you learn only. नाउ शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग, ठीक है, शिप्स बनाने की बात करेंगे अब हम। तो शिप बिल्डिंग एज एन एक्टिविटी हैज इट्स ओरिजिन इन प्री हिस्टोरिक पीरियड। बहुत प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको शिप बिल्डिंग का ओरिजिन मिलेगा। जब हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, उसमें भी एविडेंसेस हैं हमारे पास कि हमारे पास डॉक यार्ड भी थे और शिप बिल्डिंग भी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोथल को बोला जाता था कि सबसे बड़ा पोर्ट था। पोर्ट कब यूजफुल होंगे बच्चा? जब आपके पास शिप होगी। इट मीन्स शिप बिल्डिंग का बहुत ही प्री हिस्टोरिक ओरिजिन है। शिप्स को बिल्ड किया जाता है स्पेशल प्लेसेस से, जिन्हें जिन्हें हम बोलते हैं शिपयार्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आए शिप के डिज़ाइन में, शिप के बनने में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो शिप बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो गई। नंबर ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड में थी ऐसी जो अपने आप को शिप बिल्डिंग में मास्टर बनाना चाहती थी। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, 3 लीडर्स हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के। इंडिया में भी शिप बिल्डिंग ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इंडिया में शिप बिल्डिंग के सेंटर्स हैं विशाखापट्टनम, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई। विशाखापट्टनम, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई। जितनी भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज हैं, भले वो विशाखापट्टनम में हो, कोच्चि में हो, कोलकाता, मुंबई में है, उन्हें ओन करने का, मैनेज करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। नाउ फिशिंग इंडस्ट्री। तो फिशिंग भी बच्चा बहुत ही ओल्डन टाइम से एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन ऑक्यूपेशन रहा है ना, मछली पालन। उम, फिर अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, तो यहाँ से जहाँ से कोस्टल एरिया चालू होता है, हर जगह का स्टेपल फूड आपको फिश मिलेगा, भले गोवा हो, भले ओडिशा हो, भले वेस्ट बंगाल हो। फिशिंग इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है कैचिंग, मछलियों को पकड़ना, फिर उन्हें प्रोसेस करना, फिर उन्हें सेल कर देना, ठीक है। या तो आप फिश को ही सेल कर दो या फिश प्रोडक्ट्स को, जैसे फिश ऑयल है ना। फिश फिशिंग को आप 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो: इनलैंड फिशिंग और मैराइन फिशिंग। इनलैंड फिशिंग में अगर आप नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या और भी किसी ब्रीडिंग ग्राउंड से फिशेस को
ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया बच्चा, इनलैंड फिशिंग। पर अगर आप ओशंस में जा रहे हैं फॉर फिश फिशिंग, तो वो क्या हो गया, मराइन फिशिंग। इनलैंड फिशिंग स्ट्रीम में, रिवर में, लैक्स में, पॉन्ड में, पैडी फील्ड में की जाती है, ठीक है, जहाँ पर फ्रेश वाटर फिश मिलती हैं। कॉमन फ्रेश वाटर वैरायटीज हैं ट्राउट, स्टर्जियन, कार्प और दूसरी रिलेटेड स्पीशीज। मराइन फिशिंग की अगर हम बात करें तो मराइन फिशिंग के लिए आपको ओशंस में जाना पड़ेगा, सीज में जाना पड़ेगा, जहाँ आपको सॉल्ट वाटर फिश मिलेंगी। कॉमन वैरायटीज कॉड, हेरिंग, हेलीबॉट, सर्डाइन, मैरकल, मैक्रिल। बेटा, फिशिंग किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह फिशिंग होती है, भले वो इनलैंड हो, मराइन हो, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है वेयर लार्ज स्केल कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्रीज इज कॉन्सेंट्रेटेड। वो कहाँ पर है, कूल वाटर्स ऑफ हाई लैटिट्यूड्स के कूल वाटर एरियाज, जो कि कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। अगर रीजंस की बात करें कि ये वहीं पर क्यों कर रही हैं, हाई लैटिट्यूड्स पे, नदर्न हेमिस्फेयर की, तो जो सीज हैं, ओशंस है, वहाँ पर रिच सप्लाई है प्लैंक्टन्स की, जो कि ये फिश फूड का काम करता है। कूल टेम्परेट क्लाइमेट मराइन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है, पानी गर्म हो जाता है जो कि फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो कूल टेम्परेट क्लाइमेट रहेगा तो मराइन लाइफ यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाएगी। इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती है जहाँ पर आप फिशिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ऐसी कोस्ट लाइन होती, ठीक है, तो अगर ऐसी कोस्ट लाइन होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगी, पर इंडेंटेड कोस्ट लाइन में फिशिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। लार्ज पॉपुलेशन है तो वो लेबर भी देगी और लेबर के साथ साथ फिश के लिए मार्केट भी प्रोवाइड करेगी। टेम्परेट रीजन में अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है तो लेबर फिश हंटिंग का काम तो वो करेगी करेगी, साथ में एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट भी है, कंज्यूमर्स भी हैं। चाइना लीडिंग है, लीडिंग नेशन है ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री का। उसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, जापान, पेरू, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम कुछ इंपॉर्टेंट फिशिंग नेशंस हैं। इंडिया में फिशिंग होती है केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को अगर इंडिया का मैप याद है तो इन स्टेट्स को देखो, ये रहा गोवा, ठीक है, गोवा के नीचे आओगे आप, आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के और नीचे मिल जाएगा गोवा, फिर केरला, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूरी कोस्ट लाइन है। थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर मैंने मैप के हिसाब से किया होगा, पर अगर आपको ये कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स याद है, वहाँ सब जगह फिशिंग होती है। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग होती है डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स की। भले ही वो लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हों जैसे मोटर बाइक्स, कार, या गुड के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हों ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, स्पोर्ट्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरुआती दौर में कहाँ पर थी बच्चा, शुरुआत इसकी हुई है यूएसए से 1890s में फिर इसको पूरी सेंचुरी लग गई। इट वॉज वर्ल्ड लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और आज दुनिया का ऑटोमोबाइल में लीडिंग मैन्युफैक्चरर यूएस। फिर इसको ओवरटेक किया जापान ने, पर करेंटली चाइना ने टॉप पोजीशन एक्वायर कर ली है। देखो, पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लीडर कौन बना, यूएसए 1890 से प्रोड्यूस किया, फिर एक सेंचुरी में ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर का लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया। इसको ओवरटेक किया चाइना ने, फिर चाइना को भी, सॉरी, जापान ने इसको ओवरटेक किया, यूएसए को ओवरटेक किया जापान ने, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, यूएसए को ओवरटेक किया जापान ने और फिर जापान को ओवरटेक किया चाइना ने। तो आज फर्स्ट पोजीशन में कौन है बच्चा, चाइना, चाइना, ठीक है। पर सबसे पहले कौन था, यूएसए, यूएसए के बाद कौन आया इसमें, जापान, जापान के बाद कौन आया, चाइना, पर आज कौन है टॉप पोजीशन में, चाइना, फॉलोड बाय यूएसए एंड जापान। चाइना के बाद फर्स्ट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल चाइना, सेकेंड यूएसए, थर्ड जापान, फिर जर्मनी, साउथ कोरिया, इंडिया, मैक्सिको, ये भी दूसरे प्लेयर्स हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। पर शुरुआती दौर में फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करने वाला था यूएसए, फिर यूएसए से ये पोजीशन ली जापान ने और फिर जापान से ये पोजीशन ले ली चाइना ने। ओके, नाउ चाइना, जापान, यूएसए और फिर जापान।
आज करंट डेट में सबसे ज़्यादा चाइना में हो रहा है, फिर यूएसए में और फिर जापान में। जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल मेकिंग कंपनीज है वर्ल्ड की, वो है टोयोटा जापान से, वॉक्सवैगन जर्मनी से, हुंडई साउथ कोरिया से, जनरल मोटर यूएसए से, फोर्ड मोटर्स यूएसए से। Toyota from Japan, Volkswagen Germany, Hyundai South Korea, General Motors USA, Ford Motors USA। इंडिया में भी बिग सिटीज़ में लोकेटेड है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कि दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, कोलकाता, जमशेदपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। नाउ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बच्चा 4 टाइप के पोल्यूशन होते हैं जो आप क्लास फर्स्ट या सेकेंड से बढ़ते आ रहे हैं। एयर, वाटर, लैंड, नॉइस। चलो, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है बच्चा? जब स्मोक और टॉक्सिक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड फैक्ट्री से निकलती हैं, चिमनी से निकलती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड कर देती हैं। जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं एयर में, उनको आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आप उसमें स्मोक स्टैक्स लगा दें, ठीक है? जिससे कि जो ये गंदा स्मोक है, बहुत ही हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको हम स्मोक स्टैक से रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स लगा सकते हैं, डस्ट फिल्टर्स लगा सकते हैं, स्क्रबर्स लगा सकते हैं और स्मोक को आप रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल और गैस को यूज़ करके इंस्टीड ऑफ कोल। अगर कोल की जगह आप ऑयल और गैस यूज़ करेंगे तो इतना पोल्यूशन नहीं होगा। वाटर पोल्यूशन अब क्या होता है बच्चा? जो सॉलिड वेस्ट होता है, वाटर वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रीज जनरेट करती हैं, उस वेस्ट को सीधे के सीधे आप लोग काय में डंप कर देते हैं? वाटर बॉडीज़ में, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन जो होता है, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज़। बहुत ज़्यादा गर्म पानी अगर आप सीधे ही उसको ठंडा किए बिना वाटर बॉडीज़ में डंप कर देंगे तो वो थर्मल पोल्यूशन का कारण बनेगा। ठीक है, तो पहले उसे आप ठंडा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितने भी इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स होते हैं उन्हें पहले ही ट्रीट कर लिया जाए, उसके बाद ही उस पानी को नदी तालाबों में डाला जाए जिससे कि जो पॉइजनस एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। कूलिंग टावर्स कैन बी यूज टू कूल डाउन हॉट वाटर, और वाटर को रिवर या किसी भी वाटर बॉडीज़ में डंप करने के पहले उसे ठंडा कर लो। ठीक है, जो पानी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है उसको रिसाइकिल कर लो और उसको वापस से यूज़ करो। लैंड पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको अगर आप डंप कर दोगे ग्राउंड्स के ऊपर तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो आप दीज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली टू अवॉइड एनी एडवर्स इफेक्ट। तो जो भी आप डिस्चार्ज या जो डंप करने वाले हो उसको आप पहले प्रॉपर्ली ट्रीट कर लो, उसके बाद ही उसको डंप करो ऑन द सरफेस। नॉइज़ पोल्यूशन, अगर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो जो मशीनरी होती है, जनरेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, इससे इरिटेशन और स्ट्रेस हो सकता है। तो जनरेटर्स को फिट कर सकते हो आप, जनरेटर में फिट कर सकते हो आप साइलेंसर, जनरेटर में क्या लगा दो? साइलेंसर। मशीनरी को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि नॉइज़ कम हो, नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करो, इंडस्ट्रियल जोन्स को रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूर बना दो। Students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.